नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन विद्यार्थियों के लिए जो नेवी और एयरफोर्स चाहे एक्स ग्रुप हो चाहे वाई ग्रुप हो उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं आज फिजिक्स का लेक्चर लेके आया हूं और यह लेक्चर उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है जो वर्तमान में बोर्ड क्लास की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज अपना इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अपन पढ़ेंगे प्रकाशिकी मतलब ऑप्टिक्स। ठीक है दोस्तों, ये अपना एक 12th क्लास का चैप्टर भी है और इस चैप्टर से दोस्तों नेवी एयरफोर्स के अंदर बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल भी और न्यूमेरिकल भी। ठीक है दोस्तों, आपको नेवी एयरफोर्स का तो सिलेबस पता होगा ही, अगर नहीं है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दे रखा हूं, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पर सिलेबस और नोट्स वगैरह की पीडीएफ प्राप्त कीजिए। और दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो तो वहां पर जाइए और अपने क्वेश्चन को डाल दीजिए, दोस्तों आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा YouTube चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, और मैं प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियो अवेलेबल करवाता रहूंगा। और दोस्तों मैं अपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपका न्यूमेरिकल और जो थ्योरेटिकल पोर्शन है दोनों अच्छे से कवर करवाऊंगा, क्योंकि काफी बार नेवी एयरफोर्स के अंदर ऐसा हुआ है कि काफी बार पेपर के अंदर बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और काफी बार सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के दे दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ऑप्टिक्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑप्टिक्स। तो दोस्तों ऑप्टिक्स क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिक्स क्या है। दोस्तों ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर अपन किसके बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों? प्रकाश के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? प्रकाश के बारे में। तो दोस्तों अपन ऑप्टिक्स में प्रकाश के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपका दोस्तों इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बिल्कुल बेसिक जीरो से लेकर के आपको जेड तक क्या करवाऊंगा? कवर करवाऊंगा, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी। बस आप तो देखते रहिए वीडियो को अंत तक। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश। दोस्तों लाइट, जिसे क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। दोस्तों लाइट क्या है? दोस्तों अगर मैं प्रकाश की बात करूं तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है दोस्तों? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। और दोस्तों यह ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में दोस्तों क्या होती है? संचरित होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसके रूप में संचित होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचित होती है। क्लियर दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं प्रकाश एक प्रकार की क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग ही है, जिसके बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था दोस्तों? मैक्सवेल ने। किसने बताया था? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने ये कहा था कि प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों एक और क्वेश्चन अपने एग्जाम में आता है और वो क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों कि जो दृश्य प्रकाश होता है, कौन सा प्रकाश दोस्तों? दृश्य प्रकाश। जिस प्रकाश को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उसे दृश्य प्रकाश कहते हैं। और दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपने पास ये आता है कि जो दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य परास होता है, जो तरंग दैर्ध्य परास होता है या वेव लेंथ का जो परास होता है वो कितना होता है दोस्तों? वो होता है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। दोस्तों मैं आपको बता दूं एक एंगस्ट्रॉम के अंदर अपने पास कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लिखूं तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात किसकी हुई? एंगस्ट्रॉम की हुई। दोस्तों ये यूनिट कन्वर्जन है, अपने को अच्छे से आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य तो कितनी होती है? 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम। दोस्तों काफी बार क्या होता है, इसको एंगस्ट्रॉम में देकर अपने नैनोमीटर में भी दे देता है। तो नैनोमीटर की अगर मैं बात करूं तो नैनोमीटर का क्या
होगा, नैनोमीटर में कितनी होगी, 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर। दोस्तों 1 नैनोमीटर होता है वो 10⁻⁹ मीटर के क्या होता है, बराबर होता है। दोस्तों अपन इसी को ही चेंज कर सकते हैं। देखो ये 380 तो आप ऐसे कैसे रख लो, एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है 10⁻⁻10 और 1 0 का मतलब क्या है, यहाँ पर 10 है, ठीक है ना। तो 10 की पावर 1 प्लस की है, 10⁻⁻10 किसकी है, माइनस की, तो 10 की पावर क्या बच गई अपने पास, 10⁻�9 बच गए। और दोस्तों 10⁻�9 को अपन क्या कहते हैं, 1 नैनोमीटर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नैनोमीटर के अंदर दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य दोस्तों क्या होगी, 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर। दोस्तों काफी बार अपने ऑप्शन में ये भी दे देता है कि 4000, क्या दे देता है दोस्तों, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आप कोई डाउट मत होना, ठीक है ना। ये रेंज थोड़ी सी बुकों के अंदर आगे पीछे लिख रखा है तो उससे काफी बार ऑप्शन बना देता है उस टाइप का, ठीक है दोस्तों। 3800 को काफी बार 4000 भी लिख देता है, तो लेकिन ये एनसीईआरटी का डाटा लिखा है मैंने कि 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम। दोस्तों जो अपना दृश्य प्रकाश होता है ना, वो कितने, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सूर्य का प्रकाश दोस्तों 7 रंगों से मिलकर बना होता है। उसके अंदर कितने अवयवी रंग होते हैं दोस्तों, 7 अवयवी रंग होते हैं। कितने अवयवी रंग होते हैं दोस्तों, 7 अवयवी रंग होते हैं। और वो 7 अवयवी रंग कौन कौन से होते हैं, VIBGYOR, जिसको अपन विबग्योर से याद करते हैं। V का मतलब वोयलेट, I का मतलब इंडिगो, B का मतलब ब्लू, G का मतलब ग्रीन, Y का मतलब दोस्तों येलो, O का मतलब ऑरेंज और R का मतलब दोस्तों क्या होता है, रेड होता है। क्या होता है दोस्तों, रेड होता है। दोस्तों जो सूर्य का प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है और ये 7 रंग मैंने दोस्तों आपको बता दिया है। दोस्तों इस 7 रंगों को अपन एक प्रिज्म से देख सकते हैं और दोस्तों प्रकाश, सूर्य के प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और दोस्तों वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण ही दोस्तों क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है, आपने देखा होगा आसमान में, ठीक है दोस्तों। वैसे इसके बारे में अपन डिटेल से आगे बात करेंगे, वर्ण विक्षेपण के बारे में, जिसके बारे में दोस्तों किसने बताया था, न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। फिलहाल आप ये याद रखना कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है और ये 7 रंग दोस्तों ये अपने पास ये हैं, जिनमें दोस्तों जो रेड रंग है उस लाल रंग की तरंगदैर्ध्य दोस्तों सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। और जबकि ये वोयलेट रंग है, बैंगनी रंग है, इसकी जो लैम्डा है वो तरंगदैर्ध्य वो सबसे कम होती है, ठीक है दोस्तों। तो अपन बैंगनी वोयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो दोस्तों तरंगदैर्ध्य क्या होती है, बढ़ती है। तो लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है और बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, ठीक है दोस्तों। ये अपना बेसिक बातें हैं अभी, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं प्रकाश के गुण के बारे में कि प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं, तो दोस्तों मैं पहले प्रकाश के गुण के बारे में चर्चा करता हूं आपसे कि प्रकाश के क्या गुण होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्रकाश के अगर मैं गुण की बात करूं, प्रकाश के गुण की, तो दोस्तों प्रकाश के गुण की बात करते हैं अपन। प्रकाश का सबसे पहला गुण है अपने पास कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी सरल रेखा में क्या होता है दोस्तों, संचरित होता है, या फिर मैं कहूं कि सीधी सरल रेखा में गमन करता है, ठीक है दोस्तों। याद रखना प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है। दोस्तों जो प्रकाश का जो संचित होने का जो पथ है वो संचित होने का पथ दोस्तों कैसा है, ऋजु रेखीय है। कैसा है दोस्तों, ऋजु रेखीय। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश के गमन का जो पथ होता है वो कैसा होता है दोस्तों, तो कैसा होता है दोस्तों, वो ऋजु रेखीय गमन करता है। दोस्तों प्रकाश हमेशा ऋजु रेखीय गमन का मतलब यही है कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में क्या करता है, गति करता है। दोस्तों प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है, इसका प्रमाण हमें कहां से मिलता है, तो दोस्तों मैं आपको कुछ घटनाएं बता रहा हूं जिससे आप स्पष्ट हो जाएगा कि प्रकाश वास्तव में सीधी सरल रेखा में ही गमन करता है। प्रकाश कभी भी टेढ़ा मेढ़ा गति नहीं करता है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखो प्रकाश के ऋजु रेखीय गमन के अगर मैं बारे में बात करूं तो आपने सुना होगा
किसके बारे में दोस्तों? सूर्य ग्रहण के बारे में। किसके बारे में? सूर्य ग्रहण के बारे में। दोस्तों सूर्य ग्रहण में क्या होता है? ये अपने पास सूर्य होता है और ये अपने पास दोस्तों क्या होता है? पृथ्वी होती है। क्या होती है? पृथ्वी, अर्थ होती है, और यहाँ पर अपने पास क्या है? सूर्य है। तो दोस्तों सूर्य से जो प्रकाश होता है ना, वो पृथ्वी पर सीधी सरल रेखा में क्या करता है? गमन करता है। लेकिन जब गमन करता है तो इसके बीच के अंदर क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, मून आ जाता है। तो ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा तो ये हिस्से पर क्या बन जाती है? परछाया बन जाती है, छाया बन जाती है। ठीक है ना? इस घटना को दोस्तों क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो आप देख रहे हो जहां से प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन कर रहा है, इस स्थान पर प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या बन जाएगी? छाया बन जाएगी। ठीक है ना? इसी को पर सूर्य ग्रहण कहते हैं। दोस्तों एक और घटना आती है अपने पास में, चंद्र ग्रहण। क्या आती है दोस्तों? चंद्र ग्रहण या चंद्रमा ग्रहण बोल दूं मैं इसको। क्या बोल दूं? चंद्रमा ग्रहण। दोस्तों चंद्रमा ग्रहण में क्या होता है? अपने पास में ये सूर्य है। क्या है दोस्तों? अपने पास में ये सूर्य है और अपने पास में यहाँ पर ये क्या है? मून है, चंद्रमा है। दोस्तों सूर्य से जो प्रकाश की किरणें जाती हैं वो सीधी सरल रेखा में गमन करती हैं, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए? पृथ्वी आ जाए। क्या आ जाए? पृथ्वी आ जाए। मतलब क्या आ जाए? अपने पास अर्थ आ जाए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चंद्रमा के इस भाग में प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, और अपन इसको क्या कहते हैं दोस्तों? चंद्रमा ग्रहण कहते हैं। और दोस्तों अगर मैं एक और एग्जाम्पल की बात करूं इसके अंदर, तो आपने देखा होगा, क्या देखा होगा दोस्तों? एक आता है सूची छिद्र कैमरा। क्या आता है दोस्तों? सूची छिद्र कैमरा। दोस्तों ये प्राचीन समय में चलता था, इसे पिन हेड कैमरा भी कहते हैं। दोस्तों इसके अंदर भी जो प्रकाश होता था वो सीधी सरल रेखा में क्या करता था दोस्तों? गमन करता था। दोस्तों यह एक लकड़ी का बॉक्स होता था, लकड़ी का बॉक्स, जिसकी एक सतह पर ब्लैक होती थी और एक सतह पारदर्शी होती थी। और दोस्तों एक सतह पर बहुत ही बारीक क्या होता था? बहुत ही बारीक छिद्र होता था। तो दोस्तों अपने पास ये कोई एबी क्या है? कोई वस्तु है, कोई बिंब है। तो इस बिंब से जो प्रकाश की किरणें चलती हैं, इस बिंब से प्रकाश की किरणें चलती हैं, तो इस छिद्र से माध्यम से प्रवेश करती थी, और यहाँ पर अपने पास जो प्रतिबिंब हुआ करता था, क्या हुआ करता था दोस्तों? ये प्रतिबिंब हुआ करता था। ये अपने पास में क्या बनता था दोस्तों? उल्टा बनता था। ठीक है ना दोस्तों? तो एक बात ये याद रखना, सूची छिद्र कैमरा भी अपन को ये बता रहा है कि प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता था? सीधी सरल रेखा में गमन करता था। और प्रकाश सूची छिद्र कैमरे के अंदर जो प्रतिबिंब बनता था वो दोस्तों कैसा बनता था? उल्टा बनता था। ठीक है दोस्तों? एक और घटना होती है। कौन सी घटना? एक तो होती है दोस्तों प्रछाया, और एक होती थी उपज छाया। क्या होती थी? उपज छाया। तो दोस्तों ये दोनों घटनाएं होती हैं। इन दोनों घटनाओं के अंदर भी इस बात का प्रमाण मिलता है कि प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में गमन करता है। आपने देखा होगा कि कोई वस्तु है, अगर बीच में अवरोध है, यहाँ पर मैं कोई सूर्य का प्रकाश डाल रहा हूँ, तो आपने देखा होगा इसका जो प्रतिबिंब है, जो अगर मैं पीछे पर्दा लगा रखा हूँ, तो उस पर्दे पर जिस स्थान पर वस्तु रखी है वहां पर ये ब्लैक कलर का धब्बा बन जाता है, क्योंकि उस स्थान पर प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? बीच के अंदर ये क्या रखा है दोस्तों? अवरोधक बन जाता है। तो दोस्तों इस ब्लैक कलर को जो धब्बा होता है इसको अपन क्या कहते हैं? छाया या प्रछाया कहते हैं। लेकिन इसके चारों ओर कुछ मात्रा में प्रकाश पहुंचता है, कुछ रोशनी अपन कुछ देखो, ये तो बिल्कुल ब्लैक हिस्सा दिखाई देता है, लेकिन कुछ स्थान पर अपन को प्रकाश भी दिखाई देता है। इसको दोस्तों क्या कहते हैं? उपज छाया कहते हैं। क्या कहते हैं? उपज छाया कहते हैं। ठीक है दोस्तों? तो प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है। इसका प्रमाण हमें कहां से मिलता है? सूर्य ग्रहण से मिलता है, चंद्रमा ग्रहण से मिलता है, सूची छिद्र कैमरे से मिलता है, और दोस्तों किससे मिलता है? छाया प्रछाया का बनने से भी मिलता है। क्लियर दोस्तों? उसके बाद भी अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जो प्रकाश है, प्रकाश को गमन करने के लिए, या प्रकाश को मैं कहूं संचित होने के लिए, प्रकाश को संचित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
नहीं होती है। दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दोस्तों जो प्रकाश होता है, लाइट होता है, उसको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, प्रकाश जल में भी गमन कर सकता है, प्रकाश हवा में भी गमन कर सकता है और प्रकाश कांच में भी गमन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग, प्रकाश का जो सर्वाधिक वेग होता है वो किसमें होता है दोस्तों? निर्वात में होता है। प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है। किसमें होता है? निर्वात में होता है, वैक्यूम में होता है। किसमें होता है? निर्वात या वैक्यूम में होता है। वैक्यूम दोस्तों निर्वात को ही कहते हैं। अब आप कहोगे सर निर्वात का मतलब क्या होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2016 में भी जीके के क्वेश्चन में पूछा गया है और बहुत बार ये एनडीए और एयरफोर्स के अंदर पूछा गया है कि प्रकाश का वेग कितना होता है, सर्वाधिक किसमें होता है? निर्वात में होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप याद रखना, प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है? निर्वात में होता है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं प्रकाश के वेग को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों प्रकाश का वेग निर्वात में सर्वाधिक होता है, कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्लियर दोस्तों? अगर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करूं, किसमें चेंज करूं दोस्तों? मैं सेंटीमीटर में चेंज करूं तो आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻² सेंटीमीटर। तो दोस्तों अगर मैं इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10⁻² प्लस की है और 10⁸ भी क्या है? प्लस की है। तो आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसलिए सेंटीमीटर में क्या जाएगा? 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश का वेग कितना होता है निर्वात में? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सेंटीमीटर में बोले तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और दोस्तों अगर मैं इसको किलोमीटर में चेंज करूं तो आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं दोस्तों? 1000 मीटर होते हैं। 1000 मीटर का मतलब क्या है? 10⁻3 मीटर। 10⁻3 मीटर दोस्तों। तो देखो दोस्तों इस जो 10⁸ है इसको मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख सकता हूं कि 10⁵ × 10⁻3 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों वही बात है, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। 5 और 3 8। तो दोस्तों 10⁸ को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि 10⁻3 मीटर, 10⁻3 मीटर का मतलब क्या हो गया? 1 किलोमीटर। तो दोस्तों मैं ये भी लिख सकता हूं 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों अगर बात करें अपन प्रकाश के वेग की तो प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सेंटीमीटर में बोले तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और अगर किलोमीटर में बात करें तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें है ना जो यूनिट कन्वर्जन की, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, किलोमीटर को मीटर में बदलना, दोस्तों ये चेंज करनी अपन को आनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि अपन ये रख लें और अपन को यही एग्जाम में ऑप्शन मिले। ठीक है ना दोस्तों, आजकल वो जमाना नहीं है। ठीक है ना, बहुत गुमराह करके देता है क्वेश्चन को। ठीक है ना, और अपन जल्दबाजी में यही गलती कर जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना 10⁸ है तो मीटर प्रति सेकंड होगा, 10⁻10 है तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगा और 10⁵ है तो किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। और दोस्तों मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ 10⁵ इसका मतलब 1 के 3 जीरो हुई, कितनी सॉरी 1 के कितनी जीरो हुई दोस्तों? 5 जीरो हुई। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाता है अपने पास? 3 लाख। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि प्रकाश का जो वेग होता है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है दोस्तों? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। क्लियर दोस्तों? ओके।
देखो उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि प्रकाश के वेग के बारे में और बात करूं मैं, तो दोस्तों सबसे पहले एक क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश का वेग किसने ज्ञात किया। तो दोस्तों जो प्रकाश का वेग था, प्रकाश का वेग दोस्तों रोमन नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। किसने ज्ञात किया था? रोमन नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग किसने ज्ञात किया था, तो आप क्या बताओगे? रोमन नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। क्लियर दोस्तों। उसके बाद में अगर मैं प्रकाश के अगर वेग का मैं क्रम बताऊं आपको, प्रकाश के वेग का क्रम बताऊं माध्यमों में क्या होता है, तो दोस्तों प्रकाश के वेग का जो क्रम होता है, प्रकाश का वेग निर्वात में क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। हवा जो गैसीय माध्यम ही होती है एक तरीके से, तो मैं बोल सकता हूं हवा या गैस में प्रकाश का वेग निर्वात की तुलना में कम होता है। और दोस्तों द्रव में गैस से या हवा से भी कम होता है। और ठोस में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ठोस में प्रकाश का वेग दोस्तों क्या होता है? सबसे कम होता है। और सबसे ज्यादा किसमें होता है? निर्वात में होता है। और कितना होता है दोस्तों? 3 × 10 की पावर मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10 की पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 3 × 10 की पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करूं, देखो दोस्तों प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है? निर्वात का मतलब क्या है दोस्तों? निर्वात का मतलब है वायु की अनुपस्थिति। ठीक है दोस्तों, वायु की अनुपस्थिति को अपन क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। अब देखो जब वायु की अनुपस्थिति होगी, वायु या गैसीय माध्यम की बात करूं तो उसके अंदर तो कुछ कण होते हैं। ठीक है दोस्तों, द्रव के अंदर कण गैस की तुलना में पास होते हैं। और ठोस के अंदर तो दोस्तों अभी भी कण द्रव की तुलना में भी बहुत ज्यादा पास होते हैं। तो जब प्रकाश गति करता है, तो प्रकाश के जब गति करता है तो उसके मार्ग में रुकावट या बाधा कम से कम कब आती है? निर्वात के अंदर आती है, क्योंकि निर्वात के अंदर कोई अभी भी कण नहीं होते हैं उससे। तो दोस्तों निर्वात के अंदर प्रकाश के मार्ग में जो रुकावट या बाधा होती है वो कम आती है, इसलिए प्रकाश का वेग निर्वात में दोस्तों क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। और ठोसों में दोस्तों प्रकाश के वेग के अंदर और प्रकाश के मार्ग में रुकावट या बाधा सबसे ज्यादा आती है, इसलिए ठोस के अंदर प्रकाश का वेग दोस्तों क्या होता है? कम होता है। आपको पता होगा जब आपको दौड़ाई जाएगी, ठीक है ना, तो आप किस बैच में दौड़ना पसंद करोगे? जिस बैच में आपको स्टूडेंट कम होंगे। ठीक है ना दोस्तों, एक तो आपको ये कहा जाए कि आप अकेले ही ग्राउंड में दौड़ो, एक आपको 100 बच्चे के साथ दौड़ाया जाए और 1000 बच्चों के साथ दौड़ाया जाए, तो किस में दौड़ना पसंद करोगे? अकेले दौड़ना। क्यों? जब अकेले दौड़ेंगे तो ट्रैक पर आप आराम से मजे से दौड़ेंगे, कोई रुकावट बाधा नहीं रहेगी। और 1000 बच्चों के अंदर आपको पीछे खड़ा कर दिया तो आप शायद आगे भी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि उनको क्रॉस करने में हो सकता है कोई भैया अपन को साइड दे या नहीं दे। ठीक है ना, तो रुकावट की बाधा ज्यादा आएगी। तो वही बात यहाँ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं कि मैं एक एग्जाम्पल दोस्तों आपके पास एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि एक तो मेरे पास क्या है दोस्तों? निर्वात है। क्या है? निर्वात है। दूसरा मेरे पास दोस्तों क्या है? हवा है। क्या है? हवा। तीसरा मेरे पास दोस्तों क्या है? जल है। क्या है? जल है। और उसके बाद में एक मैं लूं तो तारपीन का तेल ले सकता हूं, तारपीन का तेल ले लिया। चलो मैंने एक माध्यम, दूसरा एक और माध्यम मैंने कांच ले लिया। ठीक है, एक माध्यम मैंने नायलॉन रेशा ले लिया। ठीक है दोस्तों, और एक माध्यम मैंने क्या ले लिया दोस्तों? हीरा ले लिया। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इन सभी के अंदर आपसे प्रकाश के वेग के क्रम के बारे में बात करूं दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है आपको 3-4 ये माध्यम दे देता है और पूछता है प्रकाश के वेग का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, अपना ये क्रम, अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होगा? निर्वात में। तो निर्वात में हवा की तुलना में दोस्तों प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। और कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। दोस्तों हवा में प्रकाश का वेग क्या होता है? कम होता है। लगभग कितना प्रतिशत कम होता है? 0.3% क्या होता है? कम होता है दोस्तों। ठीक है, अब यह हवा दोस्तों कैसा माध्यम है? गैसीय माध्यम है। जल कैसा माध्यम है? द्रव माध्यम है। तो मैंने कहा है गैस माध्यम में प्रकाश का वेग द्रव माध्यम की तुलना में क्या होगा? ज्यादा होगा।
तो हवा में वेग जल की तुलना में दोस्तों क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जल में प्रकाश का वेग क्या होता है, कम होता है हवा की तुलना में। अब दोस्तों जल में कितना होता है प्रकाश का वेग, तो ये भी याद रखना। तो कितना होता है दोस्तों, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये जल के अंदर दोस्तों क्या होता है, प्रकाश के वेग का क्रम होता है। दोस्तों अगर मैं तारपीन के तेल की बात करूं, तारपीन के तेल में जो प्रकाश का वेग होता है वो जल की तुलना में क्या होता है दोस्तों, कम होता है। क्या होता है दोस्तों, कम होता है। मतलब जल में ज्यादा होता है, तारपीन के तेल में प्रकाश का वेग कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो प्रकाश का वेग है ना वो किस पर डिपेंड करता है, माध्यम के अपवर्तनांक पर। किस पर डिपेंड करता है, अपवर्तनांक पर, ठीक है, जिसको अपन म्यू से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान ज्यादा होगा, इसका मतलब प्रकाश का वेग दोस्तों क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती हैं। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। और अगर अपवर्तनांक का मान कम है, इसका मतलब प्रकाश का वेग दोस्तों क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो तारपीन के तेल की अगर मैं बात करूं, तो जो तारपीन का तेल है उसका जो अपवर्तनांक है वो अपवर्तनांक कितना होता है, 1.47 होता है। जबकि जो जल है इसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। तो दोस्तों जल का जो अपवर्तनांक है वो कम है, जल का अपवर्तनांक कम है, तो इसके वेग, इसके अंदर प्रकाश का वेग दोस्तों क्या होगा, ज्यादा होगा। जबकि तारपीन के अंदर प्रकाश का वेग दोस्तों क्या होगा, कम होगा। और तारपीन के अंदर प्रकाश का वेग दोस्तों कितना होगा, 2.04 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ तारपीन के तेल और अगर कांच की बात की जाए तो जो प्रकाश का वेग होता है वो किस में ज्यादा होता है, तारपीन के तेल में ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि तारपीन का तेल क्या है, यहाँ पर द्रव है, और कांच दोस्तों क्या है, ठोस है। तो प्रकाश का वेग द्रव में ठोसों की तुलना में क्या होता है दोस्तों, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं कांच की बात करूं तो कांच में जो प्रकाश का वेग होता है वो कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कांच के अगर मैं अपवर्तनांक की बात करूं तो जो कांच का अपवर्तनांक होता है वो दोस्तों कितना होता है, 1.52। दोस्तों कांच कई प्रकार के होते हैं, क्राउन कांच, फेंट कांच, ठीक है ना। तो मैंने क्राउन कांच का अपवर्तनांक लिखा है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं नायलॉन की रेशे की बात करूं और कांच की बात करूं तो जो प्रकाश का वेग होता है वो किस में ज्यादा होता है, कांच में ज्यादा होता है। क्योंकि नायलॉन के अंदर जो प्रकाश का वेग होता है वो 1.96 कांच से थोड़ा सा कम ही होता है। और दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ये ऑर्डर दिया गया था, इसलिए मैंने नायलॉन को भी क्या कर दिया, शामिल कर लिया। और दोस्तों नायलॉन के अंदर जो प्रकाश का वेग होता है वो कितना होता है, 1.96 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं नायलॉन और हीरे की बात करूं तो प्रकाश का वेग नायलॉन में ज्यादा होता है और हीरे में दोस्तों क्या होता है, कम होता है। और हीरे में प्रकाश का जो वेग होता है वो कितना होता है, 1.24 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों ये प्रकाश का वेग का क्रम है जो मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया है। एग्जाम में 2-3 इनमें से कोई भी मोस्टली ज्यादातर आपको देता है जल, कांच और हीरा, कि जल, कांच, हीरे में किसके अंदर प्रकाश का वेग ज्यादा होगा। दोस्तों काफी बार जो जल हुआ और कांच हुआ इनके लिए तो प्रकाश का वेग भी पूछ लिया जाता है। तो स्पेसिफिकली आप ज्यादा ध्यान मत रखना, केवल आप जल का याद रखना, कांच का याद रखना और दोस्तों किसका याद रख लेना, हीरे का याद रख लेना। दोस्तों जो हीरा है ना, हीरे का जो अपवर्तनांक है वो कितना होता है, 2.42 होता है। और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों हीरे के लिए कि हीरा किस घटना के कारण चमकता है। तो दोस्तों हीरा किस घटना के कारण चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि हीरा किस घटना के कारण चमकता है, तो क्या बताओगे दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये अपने प्रकाश के वेग का क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। और दोस्तों प्रकाश के वेग को किसने ज्ञात किया था दोस्तों, रोमन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, ज्ञात किया था। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि प्रकाश के वेग के और क्या गुण होते हैं, तो दोस्तों मैंने ये बात बताई थी कि प्रकाश को वेग सीधी सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश के वेग को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है? निर्वात में होता है। ठीक है दोस्तों। उसके अगर बाद में मैं बात करूं तो दोस्तों जो प्रकाश है ना, प्रकाश, ठीक है ना, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और दोस्तों प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यह बात किसने बताई थी? मैक्सवेल ने बताया था। किसने बताया था? मैक्सवेल ने। यह बात याद रखना दोस्तों। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं प्रकाश की प्रकृति, तो दोस्तों जो प्रकाश है उस प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। दोस्तों याद कैसे रखोगे? जो प्रकाश है वो क्या हो गया? प्रस्थ हो गया। तो प्रकाश प्रस्थ हो गया तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? या फिर मैं कहूं सॉरी प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो आप क्या बताओगे दोस्तों? अनुप्रस्थ। ठीक है दोस्तों अभी मैंने कहा है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है दोस्तों? विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, तो भी आप क्या बताओगे? अनुप्रस्थ ही बताओगे। ठीक है दोस्तों। चाहे विद्युत चुंबकीय तरंग हो और चाहे अपने पास प्रकाश तरंग हो, उनकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? अनुप्रस्थ होती है। ठीक है दोस्तों पहले ये बात पता नहीं थी कि प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, लेकिन ध्रुवण के प्रयोग से यह बात सिद्ध हो गई थी कि प्रकाश तरंगों की प्रकृति क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। क्योंकि ध्रुवण है वह उन्हीं तरंगों का होता है जिन तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। ठीक है दोस्तों। तो याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, यह बात किस घटना द्वारा सत्यापित होती है? या इसकी व्याख्या किस घटना के द्वारा होती है? तो आप क्या बताओगे दोस्तों? ध्रुवण के द्वारा। ठीक है ना दोस्तों? किसके द्वारा? ध्रुवण के द्वारा। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट बात बताऊं मैं आपको। तो दोस्तों प्रकाश की अगर मैं बात करूं और तो प्रकाश की सहायता से हम अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव, रमन प्रभाव, इन सभी घटनाओं की क्या कर सकते हैं? व्याख्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगर मैं बात बताऊं कि जो प्रकाश है उस प्रकाश की प्रकृति, दोस्तों प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कणीय भी होती है और उसके साथ में दोस्तों कैसी होती है? तरंगीय भी होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तो आप क्या बताओगे? कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत का मतलब डबल प्रकृति होती है और वो डबल का मतलब कणीय भी और तरंगीय प्रकृति भी होती है दोस्तों प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। इसके बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया? एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डी ब्रोगली ने सैद्धांतिक रूप से ये बताया कि जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो कणीय भी होती है और तरंगीय भी होती है। ठीक है दोस्तों। बाद में इसका प्रायोगिक जो सत्यापन था वो दो वैज्ञानिक थे जिनमें एक का नाम क्या था दोस्तों? डेविसन और एक का नाम क्या था? जर्मर। डेविसन और जर्मर ने अपने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह बात साबित कर दी कि प्रकाश वास्तव में द्वैत प्रकृति का होता है। मतलब प्रकाश की डबल प्रकृति होती है, कणीय प्रकृति भी होती है और तरंग प्रकृति भी होती है। क्लियर दोस्तों। कणीय प्रकृति के रूप में प्रकाश में क्या पाया जाता है दोस्तों? फोटोन पाया जाता है। और तरंगीय प्रकृति के रूप में दोस्तों क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। क्या होती है दोस्तों? विद्युत चुंबकीय तरंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश के अंदर कौन सा कण पाया जाता है? फोटोन कण पाया
क्योंकि इससे बहुत लगभग 8-10 क्वेश्चन बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगर प्रकाश की और कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात करें तो मैं बात कर सकता हूं कि जो प्रकाश है अपने पास में प्रकाश है, उस प्रकाश की जो तीव्रता होती है, प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो किसी अंतर से नापी जाती है, या फिर मैं कह सकता हूं कि जो प्रकाश है उसकी तीव्रता या सूर्य से जो प्रकाश आता है उस प्रकाश की तीव्रता दोस्तों किसी अंतर से नापी जाती है। तो आप क्या बताओगे दोस्तों? एक्टिनोमीटर से। किससे नापी जाती है? एक्टिनोमीटर से। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये बेसिक क्वेश्चन अपने क्लियर होनी चाहिए। क्यों? भले ही अपन 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हो या ग्रेजुएशन की या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि काफी बार होता है जब बहुत हायर लेवल से तैयारी करते हैं तो ये छोटे छोटे क्वेश्चनों को अपन भूल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और वही क्वेश्चन एग्जाम में अपने आ जाते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं, सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना लेता है दोस्तों? ये समय लेता है 8 मिनट 20 सेकंड। कितना लेता है दोस्तों? 8 मिनट 20 सेकंड। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ 500 सेकंड। दोस्तों काफी बार ऑप्शन में 500 सेकंड न होकर के ये भी दे रखा है 496 सेकंड। दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, या तो देता है आपको 8 मिनट 20 सेकंड, काफी बुकों में आप 8 मिनट 20 सेकंड पढ़ते हो और काफी बुकों में आप क्या पढ़ते हो? 8 मिनट 16 सेकंड भी पढ़ते हो। लेकिन दोस्तों याद रखना, अपने ऑप्शन में यदि 8 मिनट 16 सेकंड दे रखा है तो वो 8 मिनट 20 सेकंड नहीं देगा। ठीक है ना दोस्तों? और अगर 8 मिनट 20 सेकंड दे रखा है तो 8 मिनट 16 सेकंड नहीं देगा इन दोनों में से एक ही। ठीक है ना दोस्तों? काफी बार एग्जाम में मैंने देखा है कि ये ऑप्शन नहीं था, ये था, कहीं जगह ये नहीं था, ये था। दोस्तों मैंने ये एनसीईआरटी का आपसे डाटा शेयर किया है। ठीक है ना दोस्तों? इसको सेकंड में भी दोस्तों डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वहां कन्वर्जन करते हैं तो कुछ टाइम खर्च होता है, तो पहले से याद रखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है दोस्तों? उसके अलावा मैं अगर और आपसे बात करूं तो मैं और आपसे ये बात कर सकता हूं कि एक तो मैंने ये बताया सूर्य का प्रकाश होता है वो 8 मिनट 20 सेकंड के अंदर हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों? उसके बाद में मैं तो दोस्तों इसके अलावा अगर अपन और बात करें तो अपन बात कर सकते हैं, आपने देखा होगा एक तो प्रकाश तरंगे होती हैं, एक ध्वनि तरंगे होती हैं। दोस्तों जब बादल, आपने देखा होगा जब बिजली गिरती है, एक तरह से बिजली चमकती है या गिरती है, तो आपने देखा होगा पहले तो आपको बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके बाद में बिजली की दमक सुनाई देती है। ऐसा क्यों है वो भी मैं अभी आपका इस क्वेश्चन इसे अभी आगे मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखते रहिए लगातार। तो दोस्तों एक अपन बात करते हैं, सबसे पहले एक बात और कर लेते हैं कि प्रकाश तरंगे, एक तो अपन बात करते हैं प्रकाश तरंगों की और एक अपन बात करते हैं दोस्तों ध्वनि तरंगों की, कि प्रकाश तरंगे और ध्वनि तरंगों में दोस्तों क्या अंतर है, प्रकाश तरंगे और ध्वनि तरंगों में क्या अंतर है। तो दोस्तों अगर मैं प्रकाश तरंगे और ध्वनि तरंगों के अगर अंतर की बात करूं तो सबसे पहले अंतर ये आता है कि इनको संचरित होने के लिए, जो प्रकाश तरंगे हैं इनको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि जो ध्वनि तरंगे हैं इनको संचित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, ध्वनि तरंगे हैं उनको संचित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और सबसे सिंपल माध्यम दोस्तों क्या होता है? हवा होता है, और हवा सभी जगह क्या होती है? विद्यमान होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगर मैं बात करूं दूसरे पॉइंट के बारे में, जो प्रकाश तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे, उन प्रकाश तरंगों की जो प्रकृति होती है, वो दोस्तों कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। और जबकि ध्वनि तरंगे हैं इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है दोस्तों? अनुदैर्घ्य होती है। कैसी होती है दोस्तों? अनुदैर्घ्य होती है। जबकि प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ। मैंने दोस्तों इससे पहले वाले भी अभी कुछ मिनट पहले मैंने आपसे बात की थी कि प्रकाश की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ होती है,
जिसकी व्याख्या ध्रुवण के प्रयोग से की गई थी या जिसकी पुष्टि ध्रुवण के प्रयोग से सिद्ध होती है। तो दोस्तों अगर प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं तो इनका क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है। क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है। जबकि जो ध्वनि तरंगे हैं इनका जो ध्रुवण है वो ध्रुवण नहीं होता है, ध्रुवण नहीं होता है, क्योंकि ये कैसी प्रकृति की है, अनुदैर्घ्य प्रकृति की है। दोस्तों ध्रुवण केवल और केवल किन तरंगों का होता है, अनुप्रस्थ तरंगों का ही होता है, अनुदैर्घ्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगर नेक्स्ट में बात करूं तो प्रकाश का जो सर्वाधिक वेग होता है दोस्तों, प्रकाश का जो सर्वाधिक वेग होता है वो सर्वाधिक वेग किसमें होता है दोस्तों, निर्वात में होता है। किसमें होता है दोस्तों, निर्वात में होता है। और जबकि जो ध्वनि है, ध्वनि तरंगों का जो सर्वाधिक वेग होता है, क्या होता है, सर्वाधिक वेग, वो किसमें होता है दोस्तों, इस्पात में होता है। इस्पात ऑप्शन नहीं हो तो दोस्तों किसमें होगा, स्टील में होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ध्वनि तरंगों का सर्वाधिक वेग किसमें होता है या ध्वनि का वेग किसमें होता है, इस्पात में होता है। और जबकि प्रकाश का वेग किसमें होता है दोस्तों, निर्वात में होता है। अगर मैं प्रकाश का न्यूनतम वेग की बात करूं, न्यूनतम वेग, तो दोस्तों प्रकाश का न्यूनतम वेग किसमें होता है, ठोसों में होता है। किसमें होता है, ठोसों में होता है। ठीक है ना। और जबकि मैं ध्वनि का न्यूनतम वेग की मैं बात करूं, ध्वनि के न्यूनतम वेग की मैं बात करूं तो ध्वनि का न्यूनतम वेग दोस्तों किसमें होता है, निर्वात में होता है। और दोस्तों निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। और दोस्तों एक बात अगर मैं और बताऊं आपसे तो देखो, प्रकाश के अंदर प्रकाश का वेग का क्रम दोस्तों क्या है, प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है, उससे कम हवा या गैस में होता है, और उससे कम किसमें होता है, द्रव में, और सबसे कम किसमें होता है, ठोस में। जबकि ध्वनि के अंदर ये वेग का क्रम क्या है, उल्टा है। दोस्तों ध्वनि के अंदर जो प्रकाश का वेग ध्वनि का जो वेग होता है वो ठोसों में सर्वाधिक होता है, द्रव में उससे कम होता है, गैस या हवा में उससे कम होता है, और दोस्तों सबसे कम किसमें होता है, निर्वात में होता है। और निर्वात में दोस्तों कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। ये बात क्लियर है आपके। अब दोस्तों इसके अलावा मैं बात करता हूं, अभी मैं आपको बता रहा था कि जब आपने देखा होगा बिजली गिरती है तो आपको बारिश के टाइम में बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज भी सुनाई दी होगी, बिजली की चमक भी देखी होगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, पहले आपको बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके बाद बिजली की दमक सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि जब बिजली चमकती है तो प्रकाश होता है, और दोस्तों प्रकाश का वेग बहुत ही ज्यादा होता है, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या मैं कहूँ 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए पहले, और जबकि ध्वनि का वेग बहुत कम होता है तो ध्वनि की तुलना में प्रकाश का वेग बहुत ज्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की चमक पहले दिखाई देती है, उसके बाद ध्वनि की धमक सुनाई देती है आपको। ठीक है दोस्तों, क्लियर। इसके अलावा 2-3 पॉइंट दोस्तों और भी है अपने पास, और वो पॉइंट क्या है, कुछ वस्तुएं अपने पास ऐसी होती हैं, कुछ वस्तुएं अपने पास ऐसी होती हैं जो स्वयं प्रकाश के कारण चमकती हैं। दोस्तों वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश के कारण चमकती हैं, उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जो स्वयं के प्रकाश के कारण क्या होती है, प्रकाशमान होती हैं, या स्वयं के प्रकाश के कारण चमकती हैं। दोस्तों इसका एग्जाम्पल की बात करूं तो बल्ब हुआ, लालटेन हुआ, अपने पास सूर्य हुआ, आदि हैं जो क्या है दोस्तों, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। दोस्तों कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जो स्वयं के प्रकाश के कारण नहीं चमकती हैं, जो स्वयं के प्रकाश के कारण नहीं चमकती हैं, मतलब ये दूसरे प्रकाश या दूसरों के कारण, मैं कहूँ दूसरों के कारण प्रकाशमान रहती हैं या प्रकाशमान होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो वे क्या है, जैसे मैं कहूँ कि अपने पास कोई भी लकड़ी की मेज है, या फिर मैं मेज की बात करूँ या कुर्सी की बात करूँ। दोस्तों अगर मैं कुर्सी की या मेज की बात करूँ तो इन पर जब प्रकाश गिरता है, तभी हमें दिखाई देती है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये अप्रदीप्त वस्तुएं हैं।
ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों एक बात करें अपन पारदर्शी वस्तुएं। पारदर्शी वस्तुएं दोस्तों, पारदर्शी वस्तु किन्हें कहते हैं? जिनमें प्रकाश दोस्तों, जिनमें प्रकाश आर पार गुजर जाता है, आर पार गुजर जाता है, उन्हें अपन दोस्तों क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? पारदर्शी वस्तु। फॉर एग्जाम्पल के लिए कांच। दोस्तों कांच क्या है? एक पारदर्शी वस्तु है जिसमें प्रकाश आर पार गुजर जाता है। और वे वस्तुएं जिनमें प्रकाश आर पार नहीं गुजरता है उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। इनमें प्रकाश आर पार नहीं गुजरता है, प्रकाश आर पार नहीं गुजरता है, नहीं गुजरता है, ठीक है ना। उन्हें अपन क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों लकड़ी हुआ, ठीक है ना। आप देख रहे हो जिनके आर पार अगर प्रकाश नहीं गुजरे, ये अपनी जो दीवारें हैं मकान की, वो भी क्या है दोस्तों? अपारदर्शी वस्तुएं, ठीक है दोस्तों। एक दोस्तों होती है अपने पास अर्धपारदर्शी। अर्धपारदर्शी, अर्धपारदर्शी वस्तुएं का मतलब दोस्तों क्या है कि वे वस्तुएं जिनमें प्रकाश कुछ मात्रा में तो आर पार गुजर जाता है और कुछ मात्रा में प्रकाश आर पार नहीं गुजर पाता है। मतलब प्रकाश का आधा भाग तो, कुछ भाग तो आर पार गुजर जाता है, कुछ भाग नहीं गुजर पाता। उन्हें अपन क्या कहते हैं दोस्तों? अर्धपारदर्शी। और दोस्तों अर्धपारदर्शी की अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं, इसका एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं कि कांच पर अगर तेल का छिड़काव कर दिया जाए, तेल डाल दिया जाए, या फिर मैं कहूं ये कहूं कि तेल लगा हुआ कागज है, तेल लगा हुआ कागज, अगर इसके आर पार प्रकाश डाला जाए तो प्रकाश का कुछ हिस्सा जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप ये भी दे सकते हो, जो कांच है, कांच पर तेल का छिड़काव करने पर, कांच पर तेल का छिड़काव, तो दोस्तों कांच पर तेल का छिड़काव करने पर वह कैसा बन जाता है? अर्धपारदर्शी। उसके बाद में अगर आप लाइट डालोगे तो प्रकाश का कुछ हिस्सा आर पार गुजर पाएगा और कुछ हिस्सा आर पार नहीं गुजर पाएगा। और दोस्तों लास्ट एंड फाइनल है, अपने पास एक और होती है जैव प्रकाश स्रोत। क्या होती है? जैव प्रकाश स्रोत। दोस्तों जैव प्रकाश स्रोत का कि वे जीव जंतु जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैव प्रकाश स्रोत। और दोस्तों इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? जुगनू है। क्या है दोस्तों? जुगनू का नाम आपने सुना होगा। जुगनू दोस्तों क्या है? जैव प्रकाश स्रोत है। क्या है दोस्तों? जैव प्रकाश स्रोत है। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक में अपन ने प्रकाश के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात की। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो लेक्चर में अपन प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश की प्रकृति के बारे में डिटेल से जानेंगे, उनके क्वेश्चन वगैरह सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।